नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हरिद्वार के नंबर 1 रेडियो स्टेशन में। और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान बैठी हैं और डेफिनेटली जितना डिवाइन इनका नाम है, इनका जो ऑरा है और इनके जो काम है और इनका जो एक्सपीरियंस है वो भी इतना ही डिवाइन रहा है। तो कोशिश करूंगा कि जितने भी इनके एक्सपीरियंसेस से इन्होंने कुछ भी सीखा है इस पॉडकास्ट के थ्रू जो हमारी प्यारी सी जनता है उस जनता तक भी आपकी कहानी पहुंचे। तो स्वागत है आपका जन्नत रेडियो डिवाइन 90.4 FM में। तो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं चाहूँगा जन्नत, क्योंकि हमारी जो जनता है ना वो जब से ये जो पोस्टर है राइट कि फर्स्ट पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं आउट ऑफ रेडियो स्टेशन, और ये काफ़ी लाइक एक गर्व की बात भी है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करती हैं हम उसी स्टेट से यहाँ पे दिल्ली आए हैं ताकि आपके जो एक्सपीरियंसेस को, आपकी जो कहानी है उसको हम हमारी जो प्यारी सी जनता है हरिद्वार की उस तक पहुंचा पाएं। तो जानना चाहती है जनता आपके बारे में ओवरऑल कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर, और पहला पॉडकास्ट मेरे साथ करने के लिए। और मेरा नाम जन्नत राजपूत है उर्फ ज्योति राजपूत। मेरा रियल नेम ज्योति राजपूत है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा स्टेज नेम जन्नत राजपूत है। तो अब वही ना कि हर एक इंसान के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, वैसे ही जन्नत आपके पास भी दो नाम हैं। हालांकि मेरे भी दो नाम हैं। एक नाम वो जो आपकी पहचान होती है और दूसरा नाम वो जिससे आप अपनी पहचान बनाते हैं आगे इन फ्यूचर। आपको बहुत सारी जो ऑडियंस है, स्पेशली अगर मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया की, उन्होंने काफ़ी एडमायर किया है आपको, आपके कामों को लेकर। तो थोड़ा सा खुल के बताएं कि आप एक बिजनेस वुमेन भी हैं, आप एक डांस इंथुजियास्ट भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए नाम शायद आपका जन्नत है। तो कैसे रिलेट होता है ये नाम आपकी ओवरऑल ऑरा और पर्सनालिटी से? तो मैं तो अपने आप को हेवन ही मानती हूँ, क्योंकि मैं उस तरीके से अपने आप को रखती हूँ, लाइक अपने आप को उस तरीके से बना के रखती हूँ। मुझे जैसे सब लड़कियों को पसंद है सजना संवरना पसंद है, एकदम टिप टॉप रहना पसंद है, लाइक एज ए मॉडल मेरे को अपने आप को एकदम फिट रखना बहुत पसंद है, और ऊपर से लेके नीचे तक एकदम सजाना पसंद है। हर लड़की को होता है। और वैसे भी वो कहते हैं ना दोस्तों कि किसी भी लड़की का जो गहना होता है, हालांकि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कह गए हैं कि 16 श्रृंगार होते हैं। हालांकि मेरे को इतना नॉलेज है नहीं इस चीज़ के बारे में, आप ज़्यादा जानती होंगी। तो जन्नत जो है, जिस तरीके का नाम है, बहुत डिवाइन नेम है। अब सबसे पहले जन्नत मेरे को ये बताएं कि आपकी जो कहानी शुरू होती है वो एक स्टेट, एक राज्य से शुरू होती है जिसका नाम है उत्तराखंड। बहुत ही प्यारा ये एक प्रदेश है, आप सबको पता है यार। तो कैसा आपका सफ़र रहा, मतलब उत्तराखंड से फिर दिल्ली एनसीआर और फिर दिल्ली एनसीआर से आपने 7 समुंदर पार किया और इंटरनेशनल आपको फेम भी मिला। तो ये जानने में जनता बहुत ज़्यादा उत्सुक है। हम लोग आई थिंक जब मैं 1 ईयर की थी तो हम लोग इधर शिफ्ट हो गए थे दिल्ली में। तो हमारा खुद का घर नहीं था, तब हमारा खुद का घर नहीं था। हम लोग किराए पे रहते थे पहले, बट जैसे 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 बड़े होते गए हम लोग फिर अपने घर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोगों ने अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इतने फाइनेंशियली अप एंड डाउन देखे और फाइनेंशियली इतने अप एंड डाउन देखे हैं कि हम लोगों ने 10th क्लास से कमाना स्टार्ट कर दिया खुद ही। जैसा कि जन्नत ने बताया कि जिस तरीके से वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, ऑफ कोर्स बहुत सारे स्ट्रगल तो करने ही पड़ते हैं जब आप अपना स्टेट छोड़ के आते हैं, बट कहीं ना कहीं आपने ये भी साबित किया है कि आप रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी थी बचपन से ही, तभी आपने 10th क्लास से कमाना शुरू किया। एक्सपीरियंस भी और ऑफ कोर्स अर्निंग भी इन टर्म्स ऑफ मनी। राइट। तो कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए कि एक 10th क्लास में, हालांकि आजकल तो शायद थोड़ा सा चेंज आया है सोसाइटी में, बट अगर मैं बात करूंगा आज से 10-15 साल पहले, राइट, तो उस समय सोसाइटी तैयार नहीं थी कि 10th और 12वीं क्लास के बच्चे भी वो कमाएं। तो कितना सपोर्ट किया आपके पेरेंट्स ने, और उस समय सपना क्या था यार, आप जब खटीमा से आप यहाँ पे आई? एक्चुअली हम लोग तो देखो, मैं तो बहुत छोटी थी, मेरा तो कोई सपना वपना नहीं था कुछ भी ऑनेस्टली। तो हमारे लिए इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में घुसना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ये तो कह सकती हूँ। लाइक 10th में भी फर्स्ट कमाई मेरी कैसे हुई थी कि देखो, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, आई लव डांस, ओके।
मॉडलिंग लाइन में भी मैं घुसी आगे को, तो डांस का बहुत जज्बा था, डांस करने का बहुत ज़्यादा मन करता था उस टाइम पे। तो एक एकेडमी खुली थी हमारे घर के पास में ही, तो वहाँ पर जब हम लोगों ने ज्वाइन किया और उसके बाद वहाँ पर क्या ऑडिशंस हो रहे थे कि मतलब ऑडिशंस भी हो रहे थे इसलिए कि उस डांस क्लास में कौन कौन ज्वाइन हो सकता है। Okay. जो कम अच्छा डांस कर सकते थे वो अलग सेक्शंस में जाते थे, और जो अच्छा डांस करते थे वो अलग सेक्शंस में जाते थे। मेन हमारे डांस करवाने टीचर थे जो, तो उन्होंने हमारा ऑडिशन लिया, मेरी और मेरी सिस्टर का। तो हम लोगों ने सबसे पहले, हम लोगों को जो आता था हम लोगों ने वो किया। मैंने और मेरी सिस्टर ने किया सालसा। ओके, सालसा किया। और वो शायद वो ग्रुप में ही होता है? हाँ, ग्रुप में नहीं, दो, एक लड़का और एक लड़की में होता है सालसा। ओके, करेक्ट। तो उस टाइम पे वो ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था सालसा, लेकिन हाँ लोगों को पता था कि हाँ ये एक भी फॉर्म होती है, ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने ना देख के टीवी में देखते मैं लड़का बनती थी और वो लड़की बनती थी और हम सालसा करते थे। तो हम लोगों ने, हमारा सेट हो रखा था पहले का, हम लोग सेट कर लेते थे। तो जब ऑडिशन हुआ तो हम लोगों ने करा, हम लोगों ने जो डांस किया, उन्होंने जो सालसा किया, उसमें खुद टीचर खड़ा होके, मतलब उसने स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया खड़े होके, और उसने खुद सबसे पहले 1000 का नोट निकाल के दिया और सबके सामने कि भाई मैंने इतना अच्छा डांस 2 लड़कियों का सालसा इतना अच्छा नहीं देखा था और मैंने आज पहली बार देखा है, तो उसके लिए शगुन। तो दैट वाज आवर फर्स्ट कमाई। ओके, सो वही ना, वो कहते हैं ना कि जब आपको रिवॉर्ड मिलता है, अब चाहे रिवॉर्ड कैसे भी हो, एक छोटा सा अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में एक पुश के लिए, और वो शायद कहीं ना कहीं, मैं कमाई तो नहीं बोलूँगा उसको, बट वो एक पुश जरूरी था, पुश भी था, एक धक्का, ताकि आप आगे बढ़ सकें। अब एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि सालसा उस समय इतना प्रचलित नहीं था, हालांकि हिंदुस्तान में देखते हैं फिर भी, तो आपने विदाउट ट्रेनर, विदाउट एनी मास्टर, वो सालसा का जो कोऑर्डिनेशन है दोनों बहनों के बीच, वो कहाँ से सीखा? आई डोंट नो, मेरे को और मेरी सिस्टर को बचपन से ही डांस का शौक था। मुझे अभी याद है, हमारे घर पे एल्बम में एक फ़ोटो है जिसमें मैं और मेरी बहन लाइक ऐसे करके खड़े हुए हैं, ठुमका बना के। परफेक्ट। तो हम लोग को हम लोगों ने वो फ़ोटो नहीं देखी थी, लेकिन जब हम लोग इस लाइन में घुसे, हम लोग को पता चला कि हम लोग को इतना शौक है डांस का। तो फिर जब हम लोगों ने वो फ़ोटो देखी, हम लोग को पता चला भाई नहीं, हमको बड़े होके डांस का शौक नहीं चढ़ा, हम लोग को बचपन से ही शौक था। एक वाइब सी आती है अंदर से, मतलब जो चीजें होनी होती हैं लाइफ में, वो कहते हैं ना कि जो चीज होनी होती है वो होके रहती है, बस एक बहाना चाहिए होता है आपको, एक छोटी सी चिंगारी चाहिए, एक स्पार्क, और वो स्पार्क आपको उस जो फोटो थी। तभी तो कहते हैं ना दोस्तों की फोटो हर वक्त खींचा कीजिए यार, अपनी भी और अपने परिवार की भी और अपने दोस्तों के साथ जहां भी आप बैठे हैं, एक्सप्रेशंस को, मोमेंट्स को आप कैप्चर कीजिए। जन्नत ने जैसे एक एक फोटो ने आपकी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट आया वहां से। जी आगे। मेमोरी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेमोरी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, तो बस वहीं से हम लोग इस लाइन में घुस गए, इस इंडस्ट्री में घुस गए, डांसिंग इंडस्ट्री में घुस गए। आगे जाके धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था, तो जब हम लोग इतना अच्छा डांस करते थे तो हमारे टीचर देख के हम लोग को अपने जो वो कोरियोग्राफी करते थे, तो कहीं ना कहीं वो कोरियोग्राफी करने जाते थे, तो हम लोगों में से किसी एक को साथ ले जाना, कभी किसी लड़के को ले जाना, कभी हमको ले जाना। तो जब भी जैसे सिंगल पर्सन की बारी आती थी, जैसे मेरी बारी आती थी, हेजिटेशन मुझे बहुत होती थी हर चीज़ में कि यार मैं सिखाऊंगी कैसे। मतलब मैं, चलो ठीक है हमने कर दिया, सालसा कर दिया, हमें कोई सिखा रहा है, हम कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम सिखाएंगे कैसे। लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ में आगे बढ़ना, सिखाना कैसे है, हम अपने ट्रेनर से सीखना, फिर आगे जाके सिखाना कैसे है, हम तुम्हें सिखाएंगे, तुम उनको कैसे सिखाओगे। तो ये सब चीज़ें डिफ़िकल्टी तो हुई बहुत ज़्यादा, और घर वाले मीडियम है, मतलब कि सपोर्ट करने में ना ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना ही कम। तो खींचा भी गया है घर वालों की तरफ से और पुश भी किया गया है, दोनों ही किया गया है, ताकि लाइफ बैलेंस रह सके। बैलेंस तो रहे, बट अभी हमारे यहाँ क्या सीन है कि हमारे जो भी, मतलब हमारे इस कह सकते हैं आप, हमारा जो एरिया था वहाँ का, वो भी, और हमारे कल्चर में डांस को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। ओके, वो होता है कि लाइक, क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि हर एक इंसान की सोच जो होती है वो अलग होती है, और डांसिंग और ड्राइंग और बहुत सारे जो आर्टिस्टिक फील्ड हैं, उसको एक्चुअली में उस ज़माने में अर्निंग का सोर्स नहीं समझा जाता था। हालांकि ये गलत है, ज़माना बदला और आज
आप जानते हैं कि अगर आपके अंदर सबसे आगे आर्टिस्टिक यही स्किल्स होगी। नहीं है तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में ज़्यादा। मेरे को ऐसा लगता है जन्नत जी कि जो डांसिंग स्किल आपने आपने अपने अंदर निखारी इस कला को, इसने कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बना दिया। आप अपने चेहरे से ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेशंस से कम्युनिकेट करने लगी, जो भी आपने सीखा है, तो इसी से आपका एक ऑरा डेवलप हुआ। मैं जानना चाहूँगा एक और चीज़ जन्नत जी आपसे कि मैं YouTube को स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने आपके गाने देखे, जो एक आध गाने जो हैं वो काफ़ी हिट भी हुए। हालांकि मैं थोड़े से पुराने गाने सुनता हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि हाँ, उस गानों में तो बात भी तो तब पता चला कि क्या आप म्यूजिक एल्बम में भी हैं, यस आप वीडियो शूट भी करती हैं, राइट? यस राइट। ओके। एक्चुअली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी कि मेरी एक फ्रेंड है, तो इसी लाइन में थी, डांस लाइन में, तो हम लोग साथ में डांस करते थे पहले। तो उसके पास किसी शूट वाले बंदों का नंबर था, Okay, या okay. मतलब Production house का प्रोडक्शन basically. हाउस का, जो अलग से मतलब जो बंदे होते हैं, जो मतलब मीडिएटर होते हैं, ओके जो। ओके, तो मैनेजर काइंड ऑफ हाँ, तो उनका नंबर था, तो उसने मुझे क्या बोला एक बार कि ना एक शूट है ओके। और उसमें ना मेन मॉडल की नीड है, तो तू मतलब उसके लिए सही बैठती है, तो क्या तू करेगी नहीं करेगी? तो उस वक्त मेरा ऐसा था, यार मेन लीड, यार मैं कर लूंगी नहीं कर लूंगी। उस वक्त Perfect. मुझे नहीं, मतलब मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं कैसे मेन लीड या म्यूजिक एल्बम में कभी कर पाऊंगी, ऐसा क्योंकि कुछ सोचा नहीं उससे था। पहले आपने मतलब ये ट्राई नहीं किया Try हुआ था, नहीं किया right? कभी तो थोड़ा मैंने। सा एक डर होता है हाँ, जहन एक डर में, था, जो चीज़ ट्राई की नहीं उसमें बेसिकली डर किस चीज़ का था कि मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपने ही काम से, या जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, अगर वो फुलफिल नहीं हो पाई तो मतलब एक थोड़ा सा एक वो आता ना कि हाँ। यार मेरे को पता है कि कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि आपके पास वो क्वालिटी होती है, दूसरों को आपके ऊपर बिलीव होता है कि आप इस काम को करेंगे, परफेक्ट करेंगे, लेकिन फिर ऐसा ही क्यों होता है अचानक से कि हमको खुद डर लगने लगता है अंदर से कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। वही डर था मेरे अंदर, पता नहीं, मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ, स्टिल आई एम वो मेरे को डेफिनेटली लग रहा है हाँ। आपके हाव भाव देख कर कि आप इंट्रोवर्ट हैं। Yes. बट ये इंट्रोवर्ट होना भी एक पर्सनालिटी का एक एट्रीब्यूट, एक अहम हिस्सा है, हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमको दोनों का ब्लेंड लेकर चलना पड़ता है। ओके, आगे आगे बताएं, क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो मेरे को ऐसा था कि यार मैं कैसे करूँगी, बट स्टिल उसने मुझे नंबर दे दिया। मैंने ठीक है, मैंने बात करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है ऐसा ऐसा है, आप रिहर्सल्स पे आ जाओ और हम लोग आपको कॉस्ट्यूम प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा ऐसा है, इतने दिन का शूट है। मैंने बोला ओके, मैं आ जाती हूँ, कर लेती हूँ, बट मैं रिहर्सल्स पे नहीं जा पाई क्योंकि मैं अपने इवेंट्स और अपने उस टाइम तक मैं इवेंट लाइन में घुस चुकी थी। ओके, तो उस मैं समय तक आप घुस चुके थे प्रॉपरली, पूरा फुल टाइम आप इवेंट में आ चुके थे। इवेंट में आ चुकी थी, मैं कोरियोग्राफी कराती थी और जो वो होते हैं ना एंगेजमेंट वगैरह, ये सब होते हैं। समझ गया। तो इसी में थी, मतलब एंगेजमेंट वगैरह हो रही है किसी की, तो हम लोग उसमें कोरियोग्राफी कराने जा रहे हैं। मैं कभी मैं सिंगल जा रही हूँ, कभी मैं टीचर के साथ जा रही हूँ, तो मैं इस चीज़ में घुस चुकी थी, तो मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने रिहर्सल्स के लिए मना कर दिया। तो रिहर्सल के लिए मना कर दिया, तो वहाँ से थोड़ा सा ऐसे होने लगा कि यार रिहर्सल पे नहीं आ रहे तो आप कैसे करोगे। मैंने बोला मैं कर लूँगी, मेरे को एक बार आप कोरियोग्राफी कर देना, मैं कर दूँगी। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है म्यूज़िक एल्बम में आप 1 से 2 से ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बार आप एक बार रिवाइज करा दो तो मैं कर लेती हूँ। ओके। और ज़्यादा नीड भी नहीं होती ज़्यादा रिहर्सल की। हाँ, वो बात अलग है, जब डांस कोरियोग्राफी होती है तो ठीक है, हमको शूट के लिए 1-2 दिन देने पड़ते हैं डांस के लिए, प्रॉपर डांस करने के लिए। बट मैंने सोचा कि ऐसा गाना है जिसमें रैपर हैं, सिंगर है, तो इसमें ज़्यादा डांस डालने की ज़्यादा नीड नहीं है। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे को 1-2 स्टेप अगर मुझे उस टाइम पे ऑन द स्पॉट बता जाएंगे तो मैं कर लूँगी। तो मैंने इनको बोल दिया कि ठीक है चलो मैं कर लेती हूँ। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, मैंने वहाँ पे पहला अपना लीड परफॉर्म किया। ओके। और उसके बाद से मैं बस उस लाइन में घुस गई। फिर उसके बाद ये लाइन जो थी, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, कोरियोग्राफी हो गई, ये लाइन मेरी धीरे धीरे कम होती रही क्योंकि आप पूरी तरीके से अब उसमें इंटरेस्ट आपका जग चुका था पूरी तरीके से। इंटरेस्ट अब मुझे पैसे कमाने की नहीं थी, अब मेरा इंटरेस्ट, मुझे ऐसा लगता था कि यार अब मुझे इस चीज़ में जाना चाहिए, मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है। एक
टाइम पे इंसान का अगर इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है तो वो इंसान भूल जाता है कि वो उस चीज़ में कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। उसको बस ये चाहिए कि हाँ उसको मज़ा आ रहा है, उसको इंटरेस्ट है, आगे वो स्कोप देखता है तो बस बढ़ता चला जाता है। जन्नत जी, आपको लगता नहीं है कि मतलब अगर इतना बड़ा रिस्क जो कि आपने लिया और कहीं ना कहीं आप सफल भी रही, क्योंकि वो कहते हैं ना कि यार हर वो इंसान जो रिस्क लेता है गारंटी नहीं दे सकता कि वो कितना सफल होगा, कोई एश्योरेंस नहीं है इसका, बट कहीं ना कहीं आपने इतना बड़ा रिस्क लिया और अपने प्रोफेशन को छोड़कर आपका जो पैशन था आपने उसको फॉलो किया और सक्सेसफुली आपने उस पैशन को सस्टेन किया, जिया और आप आज एक सक्सेसफुल मॉडल भी हैं। बहुत टफ नहीं था ये? बहुत टफ था क्या वो डिसीजन मेकिंग आपकी रही होगी उस समय और थॉट प्रोसेस क्या था आपका कि मेरे को डिसाइड करना है ये नहीं तो ये, मतलब डायलेमा नहीं था बीच में कि मैं क्या करूं, और किससे आपने मोटिवेशन लिया कि क्या करना चाहिए? नहीं, एक टाइम पे पहले मुझे स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हुई क्योंकि कभी मॉडलिंग का आ जाता था कि आपको इस गाने में शूट करना है, आप आ जाओ, तो कभी मैनेजमेंट का आ जाता था तो वो क्लैश हो जाती थी, डेट्स क्लैश हो जाती थी, तो मेरे को स्टार्टिंग में मुश्किल होता था, बट धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को मैनेज करना सीख लिया। परफेक्ट। लाइक अगर मैं इस चीज़ को इस डेट पे कर रही हूँ तो मैं खुद अपने शूट जो है डिले करवा दी थी, अगर स्पेशली अगर वहाँ पर मेरी नीड है, अगर मॉडल की नीड है तो मैं बोलती थी अगर मैं ही चाहिए एज अ लीड तो आप 1 दिन डिले कर दो या 2 दिन डिले कर दो, तो मैं मना लेती थी। अगर इंसान की फेस वैल्यू है, लाइक एज ए मॉडल मेरी फेस वैल्यू हो गई थी उस टाइम पे थोड़ी बहुत, तो मैं ही अगर चाहिए उनको, मेरी ही नीड है तो मैं उनको डिले करवा देती थी, क्योंकि अगर बंदी की फेस वैल्यू है तो उसकी खुद की वैल्यू भी बन जाती है। हाँ, ऑफ कोर्स वो एक ब्रांड बन जाता है, उसकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है। तो इसलिए मैं बोल देती थी यार अगर मैं चाहिए तो मैं तो इस डेट को फ्री नहीं हूँ, आप थोड़ा 1 दिन डिले कर लो। करेक्ट। तो हो जाता था मैनेज कभी कभी, या कभी कभी नहीं भी हो जाता था तो मैं कभी कभी मुझे ये छोड़ना पड़ता था, कभी ये छोड़ना पड़ता था, मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करती थी और जो बेस्ट ऑप्शन है मैं उसको चूज। हाँ, क्योंकि यू हैव टू चूज। सी, अब वो कहते हैं ना कि आप हर चीज नहीं एक्वायर कर सकते हो, आपको हर चीज नहीं मिल सकती, आपको गिव अप एक जगह करना पड़ेगा। गिव अप एक नेगेटिव वर्ड है, बट अगर उससे आपको फ्यूचर में लाइक कुछ भी पॉजिटिविटी आ रही है, थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है मेंटली, मॉनिटरी, तो डेफिनेटली गिव अप करने में कोई बुराई नहीं है। जन्नत, बहुत सारी जो हमारे श्रोता हैं, स्पेशली मैं फीमेल्स की बात करूं तो, क्योंकि उत्तराखंड में भी मॉडलिंग का जो है वो क्रेज़ हालिया दिनों में बहुत बड़ा है, यूनिवर्सिटी लेवल के थ्रू भी। तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए एक मॉडलिंग प्रोफेशन में सक्सेस पाने के लिए, और क्या क्या स्ट्रगल्स रहते हैं, अगर इसके ऊपर प्रकाश डाल पाए तो? ओके, तो क्वालिटीज़ की बात की जाए तो लड़कियों में देखो उनका क्वालिटी क्या, देखो आपको ना सबसे पहले अगर मॉडलिंग लाइन में घुसना है, म्यूजिक एल्बम एज अ लीड, नॉट रैम्प वॉक वाला, तो अगर आपको इस लाइन में घुसना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा हर चीज़ में। फिगर में हो गया, फेस वैल्यू भी तभी बनती है जब आप अपने आप को बना के अच्छे से रखो। सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आप कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, अगर आप किसी मतलब जो आप कोई रोल कर रहे हो तो उस रोल में आप आप पूरा 100% दो, आप उस पर उस चीज़ के एक्सप्रेशन, चाहे सॉन्ग हो चाहे वो सॉन्ग के अंदर एक्टिंग हो, वो एक्सप्रेशन देना, और एक्सप्रेशन सडनली चेंज करना, सडन चेंज करके फिर उसके बाद आपके एक्सप्रेशन चेंज होते रहना, वो सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। इन सब चीज़ों के बगैर आप एक एक्टर, आप एक मॉडल नहीं बन सकते हो। सो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि वर्बल कम्युनिकेशन तो जन्नत जी आपकी बहुत बेहतरीन है, जिस तरीके से आप कन्विंस कर पा रही हैं, क्योंकि पॉडकास्ट का एक ही रीज़न था कि जितने भी, स्पेशली अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ऑफ कोर्स जो उभरती हुई मॉडल हैं, जैसे आप हो, और ऐसे बहुत सारी मॉडल्स उनकी रोल मॉडल हैं, वो चाहती हैं कि वो भी प्रोफेशनली साउंड हो। आपने बात की एक्सप्रेशंस की, तो एक्सप्रेशन चेंज करना भी एक क्वालिटी होती है, हालांकि बहुत सारे इंसान ऐसा नहीं कर पाते हैं, उनके चेहरों पे फ्लैट एक भाव रहता है, तो कहीं ना कहीं वो डेंजरस भी होता है।
वो कहते हैं ना दोस्तों, हर एक प्रोफेशन में एक एट्रीब्यूट होना, एक पॉजिटिव पॉइंट होना, एक यूएसपी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही अगर आप एक मॉडलिंग लाइन में आना चाह रहे हो तो आपके अंदर एक्सप्रेशंस और फिजिकल जो आपका अपीयरेंस है वो होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन दोनों से भी अगर बढ़कर कोई चीज़ें हैं तो वो है आपकी अंदरूनी स्मार्टनेस कितनी हो। आप स्मार्ट कितने हो तभी आप डूब जाओगे अपने कैरेक्टर में, और वो कैरेक्टर फिर निखर के बाहर आएगा, उसकी कहानी। जन्नत, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मैंने आपके इंस्टाग्राम को स्क्रॉल भी किया, ऊपर देखा, और मुझे ये जानने में आया कि आप यार कोरियोग्राफी में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। Yes. तो कुछ उसके बारे में बताएं कि अब मॉडलिंग से टाइम निकालकर कोरियोग्राफी में जाना, क्योंकि कोरियोग्राफी इज 100% टेक्निकल टास्क, ये आर्टिस्टिक है। आप जो मॉडलिंग कर रही हो वो आर्टिस्टिक था और वहां से सीधा टेक्निकल। इसकी भी एक अलग स्टोरी है। हमारे कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप था पहले, तो मॉडलिंग लाइन में जाने से पहले, तो उन लोगों ने मुझे एक बार कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा ना सपना चौधरी का शूट हो रहा है, ओके, तो आप कोरियोग्राफी कर सकते हो या आप बैकग्राउंड वहाँ पर डांस करोगी। तो मैं तो पहले, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा एज यू नो कि मेरे को हेजिटेशन होती है। मैं कोरियोग्राफी कैसे करूंगी। आप डांस कर सकते हैं, हाँ, बट कोरियोग्राफी कैसे? मैं सपना चौधरी को कैसे सिखाऊंगी, मतलब सही बात है। ऐसा था। परफेक्ट। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग 2 से 3 लोग ही उन्हें सिखाएंगे और बाकी सब लोग बैकग्राउंड डांसिंग में चले जाएंगे, या अगर आपको मन हो तो आप बैकग्राउंड डांसिंग भी कर लेना। मैंने बोला चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो मैं गई वहाँ पर शूट पे, और अब क्या था, एक थोड़ा सा मेरे अंदर ये है कि लीडरशिप क्वालिटी भी है मेरे अंदर। ऑलराइट। तो अब उनमें से 1-2 लोग और है जो मेरे ही टाइप के थे, तो हम तीनों ने बस मोर्चा संभाल लिया। मतलब सबके सब आपकी जो टीम में थे वो सारे लीडर ही थे, मतलब right? सारे तो नहीं थे, ग्रुप था पूरा, लेकिन उसमें 2-3 लोग थे जो लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर थी, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके अंदर टीम मेंबर की क्वालिटी बहुत टीम ज्यादा मेंबर थी। की क्वालिटी। Okay, देखो वो team तो बहुत skills थी, इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। हाँ। तो कुछ लोग तो वहाँ चले गए, और ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ पर सिर्फ कोरियोग्राफी करी, मैंने कोरियोग्राफी भी कराई उसमें, और मैंने बैकग्राउंड डांसिंग भी करी उसमें। Okay. मैंने करी हुई है। हमारे उनके साथ एक गाना है जिसमें मैंने कोरियोग्राफी भी करवाई हुई है, और मैंने डांस भी किया हुआ है बैकग्राउंड में। तो क्योंकि मेरे को था कि चलो ठीक है, अगर कोरियोग्राफी तो चलो ठीक है हमने करा ली, ठीक है, और उस गाने का हिस्सा होना, कोरियोग्राफी वाले बंदे जो पीछे रह जाते हैं, वो बस उनका नाम आ जाता है, लेकिन वो स्क्रीन पे नहीं दिखते। तो मुझे ये था कि मुझे स्क्रीन भी शेयर करनी है उनके साथ। जन्नत, आपकी जो कहानी है और ऑफ कोर्स आप ही की जुबानी, ये मेरे को सुन के तो यार एक जो होती ना, एक गूज बम्स वाली फीलिंग तो आ ही रही है। और पूरी उम्मीद है जो हमारी जनता है और जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने इतना प्यार दिया है और रेडियो डिवाइन 90.4 FM को हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन बनाया है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको भी सीखने को मिलेगा यार। एक प्रेरणादायक जो पर्सनालिटी हमारे साथ बैठी है जन्नत राजपूत, ये अपने आप में एक ब्रांड है। और आपने कहाँ से शुरुआत की थी? मैं कहूँगा ज़ीरो से, लेकिन ज़ीरो से आप आज इस मुकाम में हैं कि आप एक सक्सेसफुल वुमेन हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। जानना चाहूँगा कि मतलब क्या है आपकी? तो हमारा चैनल है डायनामाइट वर्ल्ड, और काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा चैनल, और उसी पे हमारे सारे म्यूज़िक एल्बम सॉन्ग्स आते हैं, उसी पे मैं भी काम करती हूँ। और एज अ मॉडल भी मैंने उसमें काम किया, और मैं उसको मैनेज भी करती हूँ। लाइक पूरा चैनल मैनेज करना, लाइक डायरेक्शन कौन करेगा, यू नो, प्रोडक्शन, सब कुछ, प्रोडक्शन हाउस देखना, मॉडल कौन है, कभी मैं खुद बनती हूँ, कभी किसी को लेना हो तो किसी और क्लाइंट के गानों पे अगर मैं नहीं फिट होती, कोई और फिट मॉडल होती है, तो मैं वो सब चीज़ें देखना, बेसिकली मैं पूरा मैनेज करती हूँ उसको। सो कहीं ना कहीं इतने बड़े यूट्यूब चैनल को मैनेज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, क्योंकि एक पूरी प्रोडक्शन टीम लगती है, टेक्निकल टीम लगती है, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन में आना पड़ता है, पॉजिटिव एनर्जी का ब्लास्ट करते हैं। तो डायनामाइट वर्ल्ड जो है वो एंटरटेनमेंट का धमाका, जैसे रेडियो डिवाइन 90.4 FM म्यूजिक का मैजिक देता है, डायनामाइट वर्ल्ड जो है वो ग्रेट कंटेंट का धमाका देता है और डिसअपॉइंट नहीं करता कभी, क्योंकि मैंने भी आपके चैनल को देखा है, उसमें यह है कि हर टाइप का कंटेंट आता है, जो फैमिली कंटेंट, हाँ, वैरायटीज है, तो कंटेंट जो है उसको सेग्रीगेट करना और बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देना जिसको हर कोई अप्रिशिएट कर सके और एटलीस्ट हर कोई देख सके एज अ लाइक यू नो फैमिली में। तो इस टाइप का उसमें कंटेंट आता है जो बहुत डिफिकल्ट टास्क है आज के
जमाने में अगर इतना प्योर कंटेंट अगर कोई लेके आ रहा है। जन्नत, एक छोटा सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगी उन आने वाले जो यूट्यूबर्स हैं जो अपना फ्यूचर फुल टाइम यूट्यूब में देखते हैं, क्योंकि आपका इतना सक्सेसफुल चैनल है डायनामाइट वर्ल्ड, तो क्या कहेंगी वो, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हैं वो अपने आप को लेकर, अपने कंटेंट को लेकर? देखो, एज ए यूट्यूबर तो मैं सबसे पहले ये चीज़ बोलूँगी, आपको अगर आप आज भी अगर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखो, बिकॉज अभी हमारा एक चैनल है डायनामाइट वर्ल्ड, इसके अलावा मेरे 2 पर्सनल चैनल है, जन्नत इज लाइफ एंड एक और चैनल है, और जन्नत इज लाइफ वो गेमिंग चैनल है, राइट। और आप ये चीज़ देखो, मैं मॉडलिंग मतलब कोरियोग्राफी, देन मॉडलिंग, बैकग्राउंड डांसिंग भी, देन उसके बाद मैं गेमिंग में घुसी और उसमें भी मैं सक्सेस हासिल कर रही हूँ। और ये दोनों ही अपोजिट है, मतलब गेमिंग, क्योंकि जन्नत आपकी पर्सनैलिटी को देख के लग नहीं रहा कि आप क्योंकि हालांकि जब मैंने चेक किया था वो चैनल यूट्यूब में, तो मैं भी शॉक हो गए थे कि गेमिंग के लिए तो फिर वो अलग ही माइंडसेट चाहिए। यस। तो कैसे आप इसमें भी ढल गई हो? आई डोंट नो, मुझे बहुत मेरी हॉबीज़ कुछ डिफरेंट है। मतलब अगर जो पढ़ने वाला बंदा है ना, वो गेम वगैरह नहीं खेल सकता ज़्यादा। परफेक्ट। ठीक है, मैं तो नहीं बोलूँगी मैं इतनी पढ़ाकू हूँ, बट हाँ, पढ़ाई का कीड़ा मुझ में नहीं है, बट हाँ मेरी हॉबीज़ कुछ ऐसी हैं, जैसे गेम हो गए, डांस हो गया, बुक रीड करना मेरे को बहुत पसंद है, नॉवल वगैरह रीड करना बहुत पसंद है। तो मतलब यही है कि मतलब गेमिंग में मुझे खुद नहीं पता चला कि कैसे मैंने स्टार्ट किया, बस वो गेम इंस्टॉल हुआ, गेम इंस्टॉल करने के बाद मैंने उसे नहीं खेला काफ़ी टाइम तक। लॉकडाउन में आप लोग जानते हो कि लोगों ने कितना वो गेम्स, कितने कुछ गेम्स हैं तो बहुत ज़्यादा ही मतलब उन्होंने हाई पहुंचा दी कि भाई अब तो गेमिंग की दुनिया ऐसी हो गई है कि मतलब कोई भी हर बंदा, हर बच्चा गेमिंग में ही घुसा पड़ा है। हाँ, काफी ज्यादा इसका एडिक्शन जो है वो गेमिंग में है। सो जन्नत, अभी आपने एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट दिया, उसमें कहा कि आपको ना पढ़ना बहुत पसंद है एक्चुअली में, राइट? अब चाहे फिर वो स्टोरी बुक्स हो या फिर नॉवल हो, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप ऐसी कौन सी एक जो आपकी फेवरेट किताब है जो आप रेकमेंड करना चाहती हैं हरिद्वार की जनता को और हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि किताब पढ़ने से आप जिस टाइप की किताब पढ़ती हो उस टाइप का आपका कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, तो वो क्या है वो? किताबें तो देखो बहुत सी पढ़ी हैं, स्टोरीज़ भी मुझे बहुत पसंद है, और आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी की बात कहूँ, एक मोटिवेशनल बुक की बात करूँ, तो सबको वैसे नाम पता होगा, रिच डैड पुअर डैड। हाँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है और पढ़ के आपको मज़ा आ जाएगा। आप उसमें ये चीज़ें दिखाई गई कि आपको एक तो गिव अप नहीं करना, दूसरा कि आप कैसे एक बिजनेसमैन बनते हो, आप इंसान कैसे हो वो भी मैटर करता है बिजनेस में, और बिजनेस आपका माइंड कैसे चलता है वो भी मैटर करता है। उसमें वो सब चीज़ें बताई गई हैं, एक इंसान को किस तरीके से होना चाहिए, उसकी लाइफ में उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और बिहेवियर के साथ साथ बिजनेस वो कैसे उस मुकाम को वो हासिल कर सकता है, उस बुक में सब है। सो कहीं ना कहीं रिच डैड पुअर डैड, जन्नत ने बहुत अच्छी एक किताब जो कि एक सेल्फ हेल्प बुक भी है, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो तो। जन्नत, आपको लगता नहीं है कि इस किताब से आपका परसेप्शन जो है देखने का किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सिचुएशन को, वो चेंज होगा? तो जन्नत एक छोटा सा मैसेज देना चाह रही थी कि किसी भी चीज़ को देखने के 2 पहलू हो सकते हैं। सक्सेस आप तब पाएंगे जब आप राइट परसेप्शन से किसी चीज़ को देखेंगे, करेक्ट? दोस्तों, इस किताब को डेफिनेटली आप पढ़ें यार। इस किताब ने शायद मेरी ज़िंदगी भी चेंज की कि मैं देख कैसे रहा हूँ किसी भी सिचुएशन या ऑब्जेक्ट को। जन्नत, अभी वही कहते हैं ना कि पास्ट में जो हुआ उससे सीखा, और जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट किया मैंने प्रेजेंट में, लेकिन अभी आप अपना भविष्य कहाँ देखती हैं? क्योंकि फ्यूचर इज़ वेरी अनसर्टेन, और स्पेशली आप जैसी जो महान पर्सनालिटी हैं उनके लिए अनसर्टेनिटी में ही अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। मेरा जो अभी इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा, मतलब बाकी चीज़ें तो मैं कर चुकी हूँ, अभी और भी ऐसी कोई चीज़ है, कैसी फील्ड है जिसको एक्सप्लोर करना बाकी है आपके लिए? बाकी तो है, करनी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी उसको इतनी सारी चीज़ों को क्या ही मेंशन करूँ, लेकिन मेरा अभी फोकस है यूट्यूब पे, ज़्यादा फोकस है मेरा, क्योंकि हमारा डायनामाइट वर्ल्ड तो है ही, और मेरा खुद के 2 पर्सनल चैनल है जो अभी अच्छे रन कर रहे हैं, क्योंकि डायनामाइट वर्ल्ड जो है वो तो कमर्शियल चैनल हो चुका है, कमर्शियल चैनल है, उसमें हमारे म्यूजिक एल्बम, सॉन्ग्स वगैरह ये सब आते हैं वैराइटीज में, ओके। बट
गेमिंग चैनल हो गया और एक और चैनल हमारा व्लॉगिंग का। तो मेरे को उसमें परस्यू करना है, मतलब आगे बढ़ना है उस पर, क्योंकि अभी यूट्यूब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है हर इंसान के लिए, जो पढ़ा लिखा है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, कोई भी हो। आप लोगों ने देखे होंगे कितने से कितने विलेजर्स जो है आगे सही कितना बड़े बड़े घर बना लिए उन लोगों ने। या यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को धीरे धीरे पता चला है। आप लोग खुद देखो, सेलिब्रिटीज जो एक्टर्स हैं, जो सीरियल में काम कर चुके हैं, वो व्लॉगिंग कर रहे हैं। उन्हें क्या जरूरत है, वो इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको पता चल गया कि यूट्यूब क्या है। जन्नत, एक छोटा सा मैसेज, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि जिस दिन से आपका जो पोस्टर लॉन्च हुआ उसी दिन से हरिद्वार की जो जनता है, स्पेशली मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि यार रूबरू करो, वो तो चाहती है बेसब्री से कि आप चंडीघाट स्थित रेडियो डिवाइन 90.4 FM के स्टेशन में आएँ। तो हमने कहा कि अभी आप बहुत बिजी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो क्यों ना हम हरिद्वार से निकलकर ग्रेटर नोएडा ही आ जाएं और रूबरू कराएं। हालांकि ये पहला पॉडकास्ट है जन्नत के साथ, आशा करता हूं कि बहुत सारे पॉडकास्ट की जो सीरीज़ है वो आएगी जन्नत के साथ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कुछ कहना चाहेंगे उस प्यारी जनता के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी, देखो आप लोगों का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप लोग उस पर आगे बढ़ो, और स्पेशली लड़कियाँ, बिकॉज लड़के तो ठीक है कर लेते हैं काफ़ी चीज़ें। मैं ये नहीं कहती कि लड़कों के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, लड़कों के लिए भी डिफ़िकल्ट है, बट लड़कियों के लिए आजकल के ज़माने में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर देखो, अगर आप इंडिपेंडेंट, ठीक है लड़के इंडिपेंडेंट बने, बट बहुत सारे दायरे होते हैं उनके लिए, उनको पार करना बहुत मुश्किल होता है। परफेक्ट। तो अगर वो अच्छे, मतलब बुरे दायरे जो हैं उनको छोड़कर अगर अच्छे दायरे पार कर देती हैं तो वो आगे बढ़ सकती हैं। तो बस ये कहना चाहूँगी जनता को कि लड़का हो चाहे लड़की, आप लोग मेहनत करो, जैसे हम कर रहे हैं आप लोग भी मेहनत करो, और हम लोग भी आपका कोई पॉडकास्ट देखना चाहेंगे दोस्तों। तो बस यही आशा करती हूँ कि आप लोग खुश रहो और आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं यार बहुत अच्छा मैसेज दिया है जन्नत ने आप सबको, हरिद्वार वासियों। मैं तो सिर्फ बात नहीं करूँगा हरिद्वार की, पूरे उत्तराखंड की, पूरे हिंदुस्तान की बात करूँगा। पंख दिए हैं आपको यार ऊपर वाले ने, यार उसको फहराए, और पूरा आसमान अभी बाकी यार जीतना। थैंक यू वेरी मच जन्नत, थैंक यू वेरी मच।